कल्पना कीजिए एक छोटे से स्टार्टअप की। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो बस एक गैराज से शुरू होता है और देखते ही देखते कुछ ही सदियों के भीतर पूरी दुनिया की मार्केट को अपने कब्जे में ले लेता है। हाँ, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचता जहां उसका प्रभाव ना हो। बिल्कुल। आज जिस दस्तावेज पर हम ये डीप डाइव कर रहे हैं, उसे गहराई से देखने पर अमेरिका का इतिहास बिल्कुल इसी तरह के कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। सही कहा, एक ऐसी वीरान जमीन जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नक्शे पर कभी थी ही नहीं, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। हाँ, मेरा मतलब है आज डॉलर वैश्विक व्यापार को कंट्रोल करता है और गूगल, मेटा, एप्पल जैसी जो टेक कंपनियां हैं, वो तो सीधे इंसानी व्यवहार को दिशा दे रही हैं। वही तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि ये स्टार्टअप दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली आखिर बन कैसे गया। चलिए आज इसे थोड़ा सुलझाते हैं। देखो, इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर ना ये बस एक बेतहाशा सफलता की सीधी रेखा लग सकती है, लेकिन इस दस्तावेज की गहराई में जाने पर पता चलता है कि इस ग्रोथ की कीमत बहुत भारी रही है। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा सफर है जहां भयानक युद्ध, कड़े संघर्ष और ऐसे कई विरोधाभास मौजूद हैं जिन्होंने असल में आज के अमेरिका की नींव रखी है। एक तरफ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ भारी विनाश। एकदम सही। ये समझना जरूरी है कि महाशक्तियां रातों रात नहीं बनती, उन्हें इतिहास की भट्टी में तपना पड़ता है। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक साम्राज्य बनने से पहले इस तथाकथित स्टार्टअप की नींव कैसे पड़ी? अगर हम 1492 के दौर को देखें, जब कोलंबस का आगमन हुआ था। हाँ, जिसे अक्सर एक महान खोज के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन असल में दस्तावेज के हिसाब से ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा एक्सीडेंटल वेल्थ ट्रांसफर था, है ना? बिल्कुल। उस समय का यूरोप अगर हम देखें तो एशिया के मुकाबले आर्थिक रूप से बहुत पीछे था। बहुत पीछे था, हाँ। लेकिन इस नए महाद्वीप के मिलने से उन्हें अचानक जमीन और संसाधनों का एक ऐसा अथाह भंडार मिल गया जिसने रातों रात यूरोप को एक वैश्विक ताकत बना दिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ी बात नजरअंदाज कर दी जाती है। लाखों नेटिव अमेरिकन जो वहाँ पहले से रह रहे थे, हाँ, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया या अनदेखा कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, फिर जब ब्रिटेन ने धीरे धीरे पूर्वी तट पर अपनी 13 कॉलोनियां बसाई, जैसे वर्जीनिया और न्यूयॉर्क, तो उनका मकसद कोई नया महान देश बनाना थोड़ी था। वे कॉलोनियां ब्रिटेन के लिए महज एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट थी। मतलब सिर्फ कच्चा माल निकालने की जगह। हाँ, एक तरह की दूर दराज की फैक्ट्री समझ लीजिए, जो केवल ब्रिटिश साम्राज्य की इकोनॉमी को ईंधन देने के लिए बनाई गई थी। और मुझे लगता है कि यहीं से उस विवाद का जन्म हुआ जिसने क्रांति की नींव रखी, क्योंकि ये जो 13 कॉलोनियां थी, ये ब्रिटेन को भारी टैक्स तो दे रही थी, लेकिन ब्रिटिश संसद में उनकी कोई आवाज नहीं थी। एग्जैक्टली। इसी अगर आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ब्रिटेन इन कॉलोनियों से सारा वेंचर कैपिटल तो निकाल रहा था, लेकिन उन्हें बोर्ड रूम में कोई सीट नहीं दे रहा था। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और यहीं से वो मशहूर नारा निकला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, और फिर आखिरकार 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने वो ऐतिहासिक घोषणा की कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और जेफरसन के इस एक वाक्य ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन देखो, इस घोषणा को महज एक भावुक नारे के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। तो फिर ये क्या था? ये असल में ब्रिटिश साम्राज्य के एकाधिकार को तोड़ने के लिए गढ़ा गया एक बेहद धारदार कानूनी और वैचारिक हथियार था। एक तरह का आइडियोलॉजिकल वायरस जिसे ब्रिटिश सिस्टम को क्रैश करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओह, मतलब सिस्टम को अंदर से तोड़ने के लिए। हाँ, इसी विचार ने जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को वो मानसिक ताकत दी कि वे लगातार 8 साल तक दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर ब्रिटिश सेना से लड़ सके। 8 साल तक, और वो भी बिना जूतों के, बिना पर्याप्त राशन के, कड़कड़ाती ठंड में लड़ रही एक विद्रोही सेना, और दूसरी तरफ एक अजेय साम्राज्य। यह सब सुनकर तो किसी बेहतरीन हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? दस्तावेज में थॉमस जेफरसन का वाक्य है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन जब जमीनी हकीकत में लाखों नेटिव अमेरिकन्स की जमीनें छीनी जा रही थीं और अफ्रीकी गुलामों से बिना पैसे दिए काम करवाया जा रहा था, तो मेरा सवाल यह है कि ये समानता असल में किसके लिए थी? ये बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या ये एक तरह का पाखंड नहीं था? देखो, ये एक बहुत ही जटिल विरोधाभास है। उस समय के संदर्भ में ये समानता पूरी तरह से सिर्फ गोरे जमीन के मालिक पुरुषों तक ही सीमित थी। बस उन्हीं तक। हाँ, नेटिव अमेरिकन्स और गुलामों को तो इंसानी दर्जे से ही बाहर रखा गया था।
लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो समझना जरूरी है। मैकेनिज्म कैसे? तारीख आधार तैयार किया, चाहे वो महिलाओं के वोट देने का अधिकार हो या गुलामी के खिलाफ लड़ाई। भले ही उस वक्त वो एक अधूरा वादा था। हाँ, लेकिन उस एक वाक्य ने बदलाव का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे वापस बंद करना असंभव था। समझ गए। तो 1783 में अंततः ब्रिटेन हार गया और इस नए देश ने अपनी आजादी पक्की कर ली। सही है। लेकिन आजादी तो मिल गई थी, पर एक नए और महत्वाकांक्षी देश को विश्व स्तर पर उभरने के लिए कुछ बहुत बड़े उत्प्रेरक की जरूरत थी। और वो उत्प्रेरक था जमीन की बेतहाशा भूख। हाँ,